गांव भिटौनी मुसौली स्टेशन से 1 घंटे दूर। इस गांव में काफ़ी बड़ी संख्या में किसान मजदूर रहा करते थे। किसान मजदूर वो होते हैं जिनके पास खुद का खेत नहीं होता और वो दूसरों की खेत में मजदूरी करते हैं। अब इनकी संख्या उतनी नहीं रही क्योंकि नई पीढ़ी के काफ़ी लड़के घर छोड़ मुंबई, दिल्ली वगैरह बड़े शहरों को कूच कर गए थे। खेत वाली मजदूरी में अब पैसा जो न था इतना। गांव में 10-12 धनाढ्य किसानों का परिवार भी था। अब किसान क्या कहें उनको, साहूकार, जमींदार, ऐसे ही थे ये परिवार। बिनको शहर न जा पाया था। बिनको के परिवार में उसकी एक बहन थी सीतावती, माता भैरवी देवी और पिता जनकराम। सीतावती की शादी हो गई थी। बगल के गांव में ही उसे ब्याह दिया गया था। लड़का मुंबई में किसी बिल्डिंग में गार्ड था और तनख्वाह इतनी नहीं थी कि सीतावती को ले जाए। तो सीतावती लगी थी अपने सास ससुर की सेवा में और बीच में वक्त निकलता तो अपने पति की राह तकती रहती। उसी की शादी में बिनको के माता पिता ने ठाकुर से 70,000 रुपए कर्जा ले रखा था। सो बिनको के पिता अब ठाकुर के खेत में मजदूरी करते थे मुफ्त में और तनख्वाह के नाम पर अपने कर्जे को उतारते। बिनको भी उनका हाथ बटाता। अब जाना तो बिनको को भी और लड़कों की तरह बाहर ही था, पर सोचता कि ठाकुर का कर्जा खत्म हो जाए तो वो भी चला जाएगा। तब तक बापू के साथ लगकर कर्जा उतार ले। दोनों यहां कर्जा उतारते, उधर बिनको की मां दूसरे खेत जाती और वहां से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे वो अपना जीविकोपार्जन करते। ऐसे करते 1 साल बीत गए और बिनको ने अपने पिता से कहा कि पता तो कराओ कितना पैसा बचा है, कब तक ऐसे काम करेंगे। जनकराम बोले ठीक है, कल देखता हूं। बिनको की मां बोली देखो जी, हो गया 1 साल, अब मुझसे काम ना हो पाता है। अब इसको बाहर भेजो, कुछ कमाएगा तो घर में भी देगा और शादी कराएंगे तो कुछ पैसा भी आएगा। अभी तो कौन ही इससे शादी करेगा। बिनको बाहर खाट पर सोने चला गया। ऊपर आसमान देखता, घुप अंधेरा, और सोचता चांद भी अमीरों को ही दिखता होगा। हमारे जीवन में बस ऐसे ही अंधकार है। कल बापू जाएगा तो कहीं कर्जा समाप्त हो जाए तो कुछ रोशनी हमारे हिस्से भी आएगी। अब वो दिए की टिमटिमाती लौ जितनी कमजोर ही क्यों ना हो, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन अंधेरे में प्रकाश तो ले आएगी। सुबह बिनको का बापू ठाकुर साहब की हवेली की ओर निकल गया। वहां पहुंचा तो ठाकुर साहब बड़े से स्टील के गिलास से कुछ गटक रहे थे। सकुचाते हुए जनकराम ने कहा प्रणाम मालिक। ठाकुर साहब ने इत्मीनान से कहा हाँ जनका बोलो। जनक बाबू बोले मालिक हिसाब कर देते तो सोच रहे हैं बिनको को कमान वास्ते बाहर भेजें, अभी तो खाना भी नहीं हो पाता ढंग से। क्या हिसाब करे भाई, कितने रुपए ब्याज उठाया था तुमने? मालिक 10%। अरे जनक बाबू, जब इतने होशियार हो ही तो हिसाब लगा लो। ठाकुर साहब थोड़ा खींच के बोले मालिक हिसाब आता तो। बोलते बोलते जनकराम रुक गए। बड़े लोगों के सामने तो ऐसे भी जुबान भी कंजूसी से चलानी चाहिए, और ऊपर से पेट खाली हो तो शब्द भी कमजोर पड़ ही जाते हैं। हाँ तो आता तो यहां क्यों बैठते हैं ना, देखो इन्हें, क्या दिल्ली बंबई जाने लगे इनके लोग, मुंह खुलने लगा है खूब। ठाकुर ने खूब एठी में अपने यहां काम कर रहे नौकर को कहा। उसने भी हामी भरी। अब भरे भी कैसे ना, क्योंकि उसकी जिंदगी भी तो ठाकुर साहब के हाथों बंद रखी थी। नहीं मालिक, जनकराम सकुचाते हुए बोले। अरे क्या नहीं मालिक, बैठने का लूर नहीं आए हैं हिसाब लगाने। अभी सूद चुकाइए, मूलधन बाद में दीजिएगा, और बेटे को बाहर भेजना है, जहां भेजना है। मेरा पैसा नहीं चुकाए तो दोनों बाप बेटा को जेल में भेजूंगा और कुटवाएंगे अलग। ठाकुर ने अमीरी की गरीबी दिखा दी। मुंह छोटा कर जनकराम उठकर राम राम मालिक कह खेत पर चल दिए। बेइज्जती में भी इज्जत कैसे दी जाती है वो कोई सीखे इनसे, जिसे अपने और अपने परिवार के लोगों का फिक्र हो। खेत पहुंचा तो बिनको पहले से वहां पहुंचा हुआ था। बात कराए? बिनको ने देखते ही पूछा। हां कराए, जनकराम ने हौले से कहा। क्या बोले मालिक? कुछ नहीं बोले, अभी सूद ही बचा है, मूलधन तो बाद में कटेगा।
क्या बात करते हो आप? चलो हम आते हैं मालिक से बात करके। हिसाब आता है तुझे? अंगूठा लगा के आए थे, कहां पर क्या दस्तखत लिए वो हमारी क्या पता। बोले हैं जेल में बंद कर देंगे। अरे ऐसे कैसे जेल में बंद कर देंगे? अरे भेज देंगे, फिर चले जाना बंबई। झटक कर जनकराम ने कहा। विचित्र हाल है भाई। बरबराता हुआ बिनको अपने काम में लग गया। सोचता कि ये कैसा कर्जा है जो उतरता ही नहीं। क्या कभी वो भी शहर जा पाएगा? उस बेचारे को क्या पता, बदकिस्मती, भूख, जिल्लत भरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता, फिर चाहे वो शहर हो या गांव। पर फिलहाल तो उसे शहर में ही अपनी किस्मत का उद्धार होते दिख रहा था। अनायास काम में लग गए बाप बेटे और पता ही नहीं चला कब दोपहर हो गई। ऊपर जनकराम ने आंखें भींच कर नजर दौड़ाई तो आभास हुआ कि अब तक तो भैरवी देवी को रोटी लेकर आ जाना चाहिए था। फिर उसने सोचा हो सकता है घर में आटा ही ना हो। फिर लग गए काम में। शाम को दोनों बाप बेटे घर आए तो भैरवी देवी अंदर खाट पर लेटी मिली। जनकराम झल्ला कर बोले, अरे क्या हो गया, आज रोटी ना लाई? रोटी कहां से लाते? सुबह जब खेत को निकले तो पैर फिसल गया काई पर, सो अब पैर उठ नहीं रहा मुझसे। बिनको पास जाकर देखा तो भैरवी देवी का पैर सूजा हुआ था। लगता है टूट गया अम्मा। पहलवान के पास ले जाएंगे कल सुबह, जनकराम ने कहा। पहलवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी अस्पताल ले जाएंगे। कितनों को पूरी जिंदगी के लिए पहलवान ने अपाहिज बना दिया है, और ले भी गए तो दोगे क्या उसे? बिनको ने एक स्वर में कह डाला। था गांव का, पर इतना ज्ञान तो था उसे कि पहलवान कोई ट्रेंड चिकित्सक तो होते नहीं, और अस्पताल कैसे ले जाओगे? पास में तो है नहीं, रिक्शा भी नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर साहब भी नहीं आते हैं। फटाक से जनकराम ने भी कह दिया। उठा के ले जाएंगे, बिनको ने कहा। अरे कहीं नहीं जा रहे, सुबह तक ठीक हो जाएगा, भैरवी देवी ने पिता पुत्र की बातों को सुनकर कहा। अरे नहीं, ऐसे कैसे ठीक होगा? कलम ठाकुर जी से पैसा ले लेंगे कुछ उधार, और पास वाली बहरी मंडी है, वहां डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, बिनको ने कहा। हाँ, वो दे दे तुम्हें पैसा। पहले का उतरा नहीं, चले हैं नया लेने, जनकराम ने खींच कर कहा। अरे देंगे और बात भी कराएंगे कि ऐसे कैसे पहले का कर्जा नहीं उतरा, बिनको ने कहा। करो जो करना है, जनकराम ने कहा। तो आज खाना नहीं है ना, बिनको ने पूछा। नहीं है, कुछ नहीं है घर में, सो जा, कल देखेंगे, सीतावती ने कहा। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं था कि भूखे पेट सोए हो, तो इस परिवार को यह अटपटा नहीं लगा। अब अटपटा नहीं लगा तो यह बात बिल्कुल भी नहीं है जो भूख नहीं लगी थी। आदत और मजबूरी दो चीजें हैं। सुबह भूखे पेट बिनको ठाकुर साहब के यहां पहुंच गया। क्या बिनको, हमेशा तो बाप आता है, तुम कैसे आए आज? ठाकुर ने देखते ही पूछा। मालिक, वो अम्मा का पैर टूट गया कल, पैसे चाहिए थे। पैसे? सरकारी में जाओ, मुफ्त इलाज होगा। मालिक, वहां तो कोई आता ही नहीं, अब दवाई तो ले ले वहां से, हड्डी कैसे जुड़ेगा? अरे तुम्हारे तो पहले का चुका नहीं, अब कौन देगा तुमको कर्जा? तुम्हारे बाप ने एक जमीन का टुकड़ा तक नहीं छोड़ा, जहां रहते हो वो भी किसी और की जमीन है, सरकार जब चाहे हटवा दे। मालिक, वो भी बात करनी थी, पहले का मालिक कितना बचा है? पहले का तो अभी पूरा बचा है, पहले का 2 साल तो बस ब्याज, और अभी तो 1 ही साल हुआ है। अब सिर्फ बाप करेगा खेती तो 4 साल लगेगा ब्याज। मालिक, ये कैसा हिसाब है? नहीं, पर 70,000 ही तो लिया था, 70 लाख थोड़ी ही। ठाकुर ने एक लात नीचे बैठे बिनको को दे मारी। जुबान लड़ाता है, 100 रुपए का नोट तक नहीं देखा होगा और बोलता है कि 70 लाख। बंसी मार साले को, आज का लौंडा चला है जुबान लड़ाने। अरे तेरे बाप की बचपन में मैंने चमड़ी उधेड़ दी थी, जानता है क्या गलती की थी? मेरे खलिहान में चप्पल पहन कर आ गया था, सुअर बदजात साले। ठीक से बोल क्या लिया? चले हैं हिसाब लगाने। मालिक और बंसी ने जी भर के मारा बिनको को और फिर छोड़कर अंदर चले गए। कांपता हुआ बिनको उठा और लंगड़ाते हुए चलने लगा। पास एक कुआं था, सीधे उसमें कूद पड़ा। कोई आसपास न था तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। 1 घंटे बाद कोई महिला पानी लेने आई तो एक युवक की लाश को देख चिल्लाई तो पूरा गांव जमा हो गया। जनकराम खेत में था, उसे किसी ने बताया, अरे बिनको मर गया। दौड़ते हुए वहां पहुंचा तो बेटे की शक्ल देखकर समझ गया कि क्या हुआ होगा, पर किस मुंह से कुछ बोलता।
ठाकुर भी पहुंच गया और बोला, अरे ये तो अभी आया था पैसा मांगने, पी रखी थी सो गिर गया होगा। चलो जनका का बेटा है, हमारे यहां भी काम करता था, दाह संस्कार करा देंगे, चलो ट्रैक्टर निकालो। सभी गांव के गुणीजनों ने इस बात की सराहना की। झटपट जनक राम को उसके बेटे के साथ ट्रैक्टर पर डालकर श्मशान घाट ले जाकर दाह संस्कार कर दिया गया। जनक राम ने कुछ न कहा, न रोया। कैसे सब कुछ हो गया, वो वापस आ गया, उसे कुछ पता ही नहीं चला। घर आकर भैरवी देवी ने पूछा, बिनकू कहाँ रह गया? आज तो पहले आ गए। जनक राम ने जवाब नहीं दिया। कुछ खाने को लाए? जनक राम ने जवाब नहीं दिया। जवाब देने का उसका मन न था। क्या कहता? अब शायद कुछ कहने सुनने को बचा न था। सो रात में जब दुनिया सो रही थी, जनक राम ने बीवी की साड़ी ली और सामने एक पेड़ था, उस पेड़ पर जाकर खुद की आहुति दे दी। ये क्या कर लिए? रोते हुए भैरवी देवी ने पूछा। जब सुबह जनक राम की लाश को गांव वालों ने पेड़ से उतारा। बेचारा सदमे में था, गांव वालों ने कहा। बेचारा ही तो ना था जनक राम, बेचारा होता तो बेचारों पर किसी को तो दया आती। 6 महीने बाद उसी ठाकुर की खेत में भैरवी देवी काम कर रही थी। ठाकुर से और कर्जा लेकर पैर ठीक करा लिए थे। अब तो कोई जीवन में था भी नहीं और जीवन भर अब उसे ऐसी ही मजदूरी करनी थी। किसी ने बताया कुछ पत्रकार आए हैं, उन्हें कहानी रिकॉर्ड करनी है। सुनते हैं इस इलाके में किसान मजदूर बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। भैरवी देवी ने अपनी कहानी बताई, सभी जगह प्रसारण हो गया। लोगों ने सुना, उन्हें काफी दुख हुआ, फिर अपने जीवन में व्यस्त हो गए। भैरवी देवी खुद खेती मजदूरी में व्यस्त हो गई। हम सब व्यस्त ही तो हैं, नहीं तो पता चलता कि किसी का परिवार बस 70,000 के चक्कर में खत्म हो गया तो मदद ना करते। मैंने खुद ने खेद व्यक्त की और कहा, बोलो ऐसा होता है? और अब मैं खुद व्यस्त हो जाऊंगा। हाँ, अगली बार 50,000, 60,000, 70,000 खर्च करने से पहले सोचूंगा जरूर। आप भी सोचना।